वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो दोस्तों। और ये वीडियो हम लोग लेके आते हैं एक वीडियो सीरीज के अंडर में, और इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं 500 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूट्यूब पे वीडियो पूरी तरह से फ्री अवेलेबल है, आप इसको जाके एक्सेस कर सकते हो। 500 टॉपिक हम लोग पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे ज्योग्राफी। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज बहुत क्रूशियल ये 500 टॉपिक्स हो सकते हैं। और कोशिश करते हैं कि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर से हम लोग लेके आए, तो इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर भी यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग 5 टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं एक बार ब्रीफली आपको बता देता हूं। पेंगसू पास के बारे में बात करेंगे ज्योग्राफी वाले सेक्शन से, और यहीं से हम लोग पेंगसू पास में एक फेस्टिवल होता है बेसिकली, उस फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। डार्क ऑक्सीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रिसेंट डिस्कवरी हुआ है। देखिए, अभी तक हम लोग ये मान के चलते थे कि जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होती है, लेकिन एक नई डिस्कवरी से पता चला है कि नहीं भाई, फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरे तरीके से भी ऑक्सीजन क्रिएट हो सकती है नेचर के अंदर। तो उसके बारे में बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके अलावा कुमानी बैंक मड वल्केनो, अभी तक हम लोगों ने अलग अलग वल्केनोज के बारे में बात की है, उनके टाइप्स के बारे में बात किया है, लेकिन मड वल्केनो के बारे में पहली बार बात करेंगे, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है कोकबरोक जो लैंग्वेज है नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है, इसके बारे में बात करेंगे, ये भी न्यूज में है, क्योंकि लैंग्वेज यूपीएससी का हमेशा से एक फेवरेट थीम रहा है, चाहे वो हमारी 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हो, या कोई दूसरी लैंग्वेज हो जो कि न्यूज में रहती है। उसके अलावा हट्टी कम्युनिटी या हट्टी ट्राइब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, और पहला टॉपिक आता है पेंगसू पास। ठीक है, ये दोनों एंगल से डिस्कस कर सकते हैं, ज्योग्राफिक वाले एंगल से भी और इसको आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है आर्टिकल कहता है भाई, अरुणाचल प्रदेश का ये न्यूज है बेसिकली, कहता है पेंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025 टू शोकेस ट्राइबल हेरिटेज एंड यूनिटी। अब देखिए जरा पेंगसू पास के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको इसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जरा, यहां पे हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, यहां पे आता है भैया म्यांमार, और इसके बीच में यहां पे पड़ता है पेंगसू पास। यानी कि पेंगसू पास किस किस को ज्वाइन करता है, म्यांमार को और अरुणाचल प्रदेश को। एक तो आपने याद रखना है। उसके अलावा ये पेंगसू जो नाम है ये कैसे पड़ा, देखिए म्यांमार वाली साइड में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पेंगसू, जो इस पास के बिल्कुल क्लोज पड़ता है, बहुत नियर बाई है बेसिकली, उसी के नाम पे इसका नाम जो है वो पड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हिल्स हैं जिसे पटकई हिल्स कहते हैं, जो कि पूर्वांचल, जिसको हम लोग बात करते हैं पूर्वांचल हिल्स की बात करते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ हिमालय ऑल्सो, उसके पास में ये पड़ता है। उसके अलावा बहुत पुराने जमाने से ये जो पास है इसको यूज किया जाता था एज ए रूट बिटवीन म्यांमार एंड अरुणाचल प्रदेश, ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। हालांकि ये पास की जो टोपोग्राफी है ना, जो ज्योग्राफी है, बहुत डिफिकल्ट है, इसको जो है क्रॉस करना उतना आसान नहीं है। इवन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापानीज लोगों ने इस एरिया के आसपास जो है अपने आप को कैप्चर कर लिया था, तो ब्रिटिशर लोगों ने इस पास के थ्रू वो चाइना जाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो नहीं जा पाए थे, और ये पास इतना मुश्किल हो गया था, इसलिए कभी कभी इसको हेल गेट के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, हेल गेट या हेल पास के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक लेक पड़ती है जिसका नाम है लेक ऑफ नो रिटर्न, जो कि म्यांमार वाली साइड में पड़ती है। और अगर आप पेंगसू पास के पास एक पीक है, अगर वहां पे जाके खड़े होंगे तो आप इस लेक को आराम से वहां से देख सकते हो। तो पेंगसू पास बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा पड़ता है। उसके अलावा एक लोकेशन आपको थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहूंगा मैं, जिसका नाम है चोंकन। तो यहाँ पे एक पास पड़ता है जिसका नाम है चोंकन पास। चोंकन पास जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, वो अगेन म्यांमार को, अरुणाचल प्रदेश को ज्वाइन करता है, और ये हमारा इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। ठीक है, तो ये जो चोंकन जो पास है वो बेसिकली पेंगसू पास के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। आपने लोकेशन थोड़ी सी इस पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, पेंगसू पास जो है। अब देखिए भाई, क्योंकि ये ना पुराने जमाने से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनके बीच में जो है एथनिक रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, मैरिज रिलेशंस हैं, फैमिली रिलेशंस हैं। तो यहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो एक दूसरे को उसके साथ जो है बहुत सालों से जो है रिलेशन में रहती हैं। इसीलिए यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है पेंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, कहाँ पे, जो है नैमपोंग एक जगह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2007 से जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट करने का सीधा सा एक ही मतलब है भैया, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, जो क्रॉस बॉर्डर कल्चर है म्यांमार के साथ, उसको एक्सचेंज करना है। तो दोनों तरफ के लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका जो ट्रेडिशनल डांस होता है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कई तरह का डांस होता है बेसिकली, जैसे बिहू है, बैम्बू डांस है, टांगसा डांस है, वॉर डांस इसको कहा जाता है, ये सब वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। और वहाँ पे एक ट्राइब है जिसका नाम है टांगसा नागा ट्राइब। ये जो टांगसा नागा ट्राइब है ये एक वॉर डांस करती है जिसका नाम है ये टांगसा रैंग्रांड वॉर डांस, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से हमने इसको याद रखना है, बाकी प्रीलिम्स में इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है।
अब बढ़ते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है डार्क ऑक्सीजन। बीबीसी का आर्टिकल है, क्या कहता है, देखिए, डार्क ऑक्सीजन मिशन टेक्स एम एट द अदर वर्ल्ड्स। अभी तक ये माना क्या जाता था, इट इज प्रूवन ऑल्सो, कि भाई जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस से ही आती है। लेकिन पहली बार कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक बड़ी ही कमाल की डिस्कवरी की है, जिसमें यह पता चला है कि बिना फोटोसिंथेसिस के भी ऑक्सीजन जनरेट हो सकती है इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो सरफेस जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है बिना किसी फोटोसिंथेसिस के। भाई देखिए, वहां प्लांट तो होते नहीं है, वहां पे सनलाइट तो होती नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहां पे ऑक्सीजन कैसे जनरेट हो रही है? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ना ओशंस की, तो ओशन में ऑक्सीजन जनरेट होने के कई तरीके होते हैं। जैसे वहां पे प्लैंक्टन्स होते हैं, जो ड्रिफ्टिंग प्लांट्स होते हैं, अलगे होते हैं, कुछ टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह के कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिना सनलाइट के, ठीक है, और बिना फोटोसिंथेसिस के पहली बार डिस्कवर किया गया है कि भाई ऑक्सीजन पैदा हो सकती है। अभी तक इसको इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन ये होती कैसे है, कहां से होती है? आप अगर पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ना, ओशन बॉटम के ऊपर ये कुछ फीचर्स आपको नजर आते हैं। इनको कहा जाता है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। दिखने में ऐसा लगता है कि कोई कोल के ऐसे कुछ टुकड़े वहां पे डाले हुए हैं। इन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बोलते हैं। ये मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, लिथियम सब के बने होते हैं। और आप देखोगे ये हमारी रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, ये हमारे क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, है ना। और आजकल दुनिया भर में एक मूवमेंट बेसिकली काइंड ऑफ चल रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भैया ओशन बॉटम से हम लोग नोड्यूल्स को लेके आएंगे, बिकॉज दीज आर द क्रिटिकल मिनरल्स। और क्रिटिकल मिनरल्स हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं किसी को नहीं पता, लेकिन कर रहे हैं। यह बड़ी कमाल की बात है। तो इनके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी हो रही होंगी जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अभी डिस्कवरी कर रहे हैं, इसमें बाकी है। ये कुछ पॉलीमेटालिक नोड्यूल ऐसा कमाल करते हैं कि ये जो H2O होता है ना, वाटर का जो मोलिक्यूल होता है, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर देते हैं। अभी तक तुम लोग किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था ऐसा कुछ होता होगा, पहली बार ऐसा पता चला है। तो फ्यूचर में इस फील्ड के अंदर थोड़ा और डिस्कवरी होना बाकी है। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि डार्क ऑक्सीजन क्या है। इट इज द ऑक्सीजन दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो द ओशन सरफेस विदाउट एनी लाइट एंड विदाउट एनी फोटोसिंथेसिस। जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं वो इनको प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं हाँ किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ करते हैं भाई। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, नया डिस्कवरी है। साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से भी, ज्योग्राफी वाले सेक्शन से भी पूछ सकता है। चलिए, कुमानी बैंक मड वल्केनो। दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पे 300 से भी ज्यादा, मतलब इससे भी कहीं ज्यादा मड वल्केनो पाए जाते हैं। और ऐसा ही एक मड वल्केनो अभी जनरेट हुआ। आर्टिकल क्या कहता है देखिए, साई टेक डेली का आर्टिकल है ये। कहता है सैटेलाइट्स कैप्चर द मिस्टीरियस राइज एंड फॉल ऑफ अ घोस्ट आइलैंड इन द कैस्पियन सी। अब ये आप यहां पे देखिए, जरा इस पिक्चर को देखिए थोड़ा सा। ये है पिक्चर नवंबर 18, 2022 की। यहां पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। ये पिक्चर है फरवरी 14, 2023 की, वैलेंटाइंस डे वाले दिन की है। यहां पे आपको एक आइलैंड नजर आ रहा है। और ये पिक्चर है दिसंबर 25, 2024 की। फिर से आइलैंड गायब हो गया। तो यहां पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, जबकि यहां पे काफी कुछ आपको नजर आ रहा है। तो ये घोस्ट है। जैसे भूत होते हैं, घोस्ट होते हैं, वो दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसी तरह से ये आइलैंड भी कुछ समय के लिए दिखा, फिर वापस ओशन में चला गया। तो इसीलिए इसको घोस्ट वल्केनो कह रहे हैं हम लोग। घोस्ट आइलैंड या घोस्ट वल्केनो, जो कि एक मड वल्केनो है। 2023 में अजरबैजान के ईस्टर्न कोस्ट में ये आया, जनरेट हुआ कैस्पियन सी के अंदर, और फिर कुछ समय के बाद जो है वो गायब हो गया। भाई मड का है ना, मड का है तो इसका बहुत जल्दी इरोजन हो सकता है। पानी के अंदर सोल्यूबल वैसे ही होता है, तो चला गया। अगर हार्ड रॉक होती तो बात अलग होती, है ना। ये मड वाला है ना, तो चला गया। तो इसीलिए, और इसको कहा जाता है कुमानी बैंक मड वल्केनो। आपने इस नाम का याद रखना है, कैस्पियन सी को याद रखना है, अजरबैजान को याद रखना है। कुछ चीज आपको याद रखनी है। तो मड वल्केनो का थोड़ा सा मैकेनिज्म देखिए। हालांकि मड वल्केनो के बारे में क्लियर जो है अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है साइंटिस्ट लोगों को उतनी, बट फिर भी जो मैकेनिज्म हमें समझ में आता है वो क्या कहता है देखिए। इट्स ए जियोलॉजिकल फिनोमिना वेयर गैसेस, लिक्विड्स एंड सेडिमेंट्स इरप्ट होते हैं, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है,
यहां से मीथेन भी निकलता है और मड भी निकलता है। ये आपने याद रखना है मीथेन वाले पॉइंट को। पूछेगा आपसे प्रीलिम्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द मड वोल्केनो। मीथेन भी निकलती है यहां पे मड के साथ साथ। जनरली यहां पे वहां पे पाए जाते हैं जहां पे टेक्टोनिक जोन्स होते हैं, मतलब प्लेट्स वगैरह की इंटरेक्शन आपस में होती रहती है। तो देखिए जनरली क्या होता है, जब हमारा जो सब सरफेस है वहां पे प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, तो जब उसको थोड़ा सा रास्ता मिलता है तो वो जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसकी वजह से वो जो गैसेस हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, और ऊपर जो सोइल होती है वो उसके साथ मिक्स हो जाती है, काइंड ऑफ मड क्रिएट करती है। तो दिखने में ऐसा लगता है कि वो मड वोल्केनो है, हालांकि वहां से गैस बाहर आती रहती है लेकिन वो मड के साथ मिक्स होकर बाहर आती है, तो वो मड वोल्केनो जैसा नजर आता है। अजरबैजान दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जहां पे 300 से ज्यादा मड वोल्केनो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वो क्या क्या याद रखना है, आपको कैस्पियन सी का नाम याद रखना है, अजरबैजान का याद रखना है, मड वोल्केनो का नाम याद रखना है, और मीथेन का याद रखना है, घोस्ट वोल्केनो इसका जो नाम है, और कुमानी बैंक जो मड वोल्केनो है। 3-4 चीजें आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद है तो प्रीलिम्स में 2 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बोनस पॉइंट के लिए कैस्पियन सी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। भैया कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्री जो है वो बॉर्डर करती हैं? अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया एंड टर्किस्तान। ठीक है, कुछ ट्रिक अगर आपको पता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, और कुछ ट्रिक आप दूसरे अपने फ्रेंड्स के लिए कमेंट सेक्शन में भी यहां पे बता सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो मेजर रिवर्स हैं जो कैस्पियन सी के अंदर ड्रेन होती हैं, उनमें से आया है वोल्गा रिवर, यूराल रिवर एंड द टेरेक रिवर। ये भी आप याद रख सकते हो क्योंकि एग्जाम में आ सकता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज कोकबोरोक लैंग्वेज। आर्टिकल क्या कहता है देखिए, त्रिपुरा स्टूडेंट्स बॉडी प्रोटेस्ट डिमांडिंग रोमन स्क्रिप्ट फॉर द कोकबोरोक 226 डिटेन। और देखिए कोई नई डिमांड नहीं है, ये काफी पुरानी डिमांड है जो त्रिपुरा के जो स्टूडेंट फेडरेशन है, जिसे टीएसएफ बोलते हैं, त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन, बड़े सालों से वो डिमांड कर रहे हैं इस लैंग्वेज को लेके। तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब देखिए जो लैंग्वेज आपको नजर आ रही है अपनी राइट साइड में, ये है आपकी कोकबोरोक लैंग्वेज है, और इसके अगर स्क्रिप्ट देखोगे ना वो बंगाली स्क्रिप्ट है, वो है बंगाली स्क्रिप्ट। डिमांड ये कर रहे हैं लोग कि भाई जो वहां पे एग्जाम वगैरह कंडक्ट होते हैं इस लैंग्वेज में, वो बंगाली लैंग्वेज में सेट होते हैं। स्टूडेंट का यह कहना है कि बंगाली स्क्रिप्ट के साथ साथ जो रोमन स्क्रिप्ट है उसके अंदर भी एग्जाम हो। मतलब जैसे अगर मैं आपको यहां पे लिखता हूं, क्या मुझे लिखना है कहां जा रहे हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, कहां जा रहे हो। तो ये तो होगी देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट है, भाषा हिंदी है। अगर मैं इसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, कहां जा रहे हो। अब भाषा तो यह भी हिंदी है लेकिन इसकी स्क्रिप्ट जो है वो इंग्लिश हो गई। तो वहां के स्टूडेंट का यह कहना है कि भैया भाषा तो यही रहे लेकिन इसकी जो स्क्रिप्ट है ना वो बंगाली के साथ साथ रोमन भी हो। ठीक है, ये इसलिए डिमांड कर रहे हैं ताकि इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसको फैलाया जा सके, और जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं बंगाली स्क्रिप्ट में वो भी इसको लिख सके, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो भी लिख सकते हैं, है ना भैया। व्हाट्सएप में तो सारा दिन बात करते ही हो ना, तो वहां पे तो आप रोमन स्क्रिप्ट का ही यूज करते हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट की बात है ये बेसिकली, और स्टूडेंट इसको डिमांड काफी लंबे समय से कर रहे हैं। तो कोकबोरोक लैंग्वेज के बारे में 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये लैंग्वेज बोली जाती है बोरोक लोगों के द्वारा। ठीक है, इनको कभी कभी त्रिपुरीज भी कहा जाता है क्योंकि त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो त्रिपुरीज बोल दिया गया। त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है भैया ये, 1979 के बाद से इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके अलावा जो बोडो गारो ब्रांच है सिनो तिब्बतन लैंग्वेज की, जो तिब्बत फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी जो बोडो गारो ब्रांच है, गारो मतलब गारो खासी जयंतिया, बोडो लैंड जो वहां पे एक जगह पड़ती है, बोडो एक ट्राइब भी है, तो उस परस्पेक्टिव में इसको देख सकते हो। इट इज रिलेटेड टू द बोडो एंड द धिमसा लैंग्वेज। ठीक है, एक डायलेक्ट है बेसिकली ये एक लैंग्वेज है जिसके अलग अलग जगह पे अलग अलग डायलेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो डायलेक्ट है वो त्रिपुरा वाले रीजन में बोला जाता है, अगरतला डायलेक्ट इसको बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जब पुराने जमाने में जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो इस लैंग्वेज को अलग अलग नाम से बुलाया करते थे। कुछ लोग इसको तिपरे कहते थे, त्रिपुरा कहते थे, तिपरा कहते थे, अलग अलग भाषाओं में जो है इसका नाम लिया जाता था। ये जो कोकबोरोक जो वर्ड है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कोक का मतलब होता है वर्बल एंड बोरोक का मतलब होता है पीपल। 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 24% जो पॉपुलेशन है त्रिपुरा की वो इस लैंग्वेज को बोलती है, समझती है, लिखती है। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपने इसको याद रखना है। चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे विच इज कॉल्ड हट्टी कम्युनिटी या हट्टी ट्राइब इसको कह सकते हो। आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल कहता है मंथ लॉन्ग ट्राइबल फेस्टिवल बोड़ा त्योहार बिगिंस विद द ट्रेडिशनल फॉरवर्ड। तो एक तो ये आपको ये बोड़ा त्योहार
जो है इसको आपने याद रखना है। और फिर बात करते हैं हट्टी ट्राइब की, ठीक है। तो ये त्योहार जो है सेलिब्रेट किया जाता है, उस पर्सपेक्टिव से आर्टिकल था अबाउट दिस ट्राइब। हट्टी, हट्टी का मतलब क्या होता है? देखिए पंजाबी में हट्टी को मतलब किसी दुकान को हट्टी बोलते हैं, हिंदी में किसी दुकान को हम लोग हाट बोलते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है ना, बेसिकली ये कम्युनिटी इसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है। ये जो इनका ऑक्यूपेशन है वही है क्रॉप्स ग्रो करना, वेजिटेबल ग्रो करना, मीट ग्रो करना, वूल वगैरह ग्रो करना। और जो छोटी छोटी टाउन्स में मार्केट होती हैं, जिन जहाँ पे हाट लगाई जाती हैं, तो ये कम्युनिटी उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। मतलब ट्रेडिंग काइंड ऑफ कम्युनिटी है, एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत करती है साथ साथ। तो इसलिए इसको हट्टी कम्युनिटी कहा जाता है, हट्टी ट्राइब इसको कहा जाता है। यहाँ के ज़्यादातर जो मेल है वो आपको वाइट हेड गेयर, मतलब सर के ऊपर एक वाइट कलर का एक पगड़ी टाइप का पहनने हुए ये दो देखने को मिलेंगे आपको। हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पे ऊपर आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। दो रिवर है वहाँ पे जिसका नाम है गिरी एंड टोन्स, ये दोनों ही यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, उसके आसपास ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सिरमौर है या जो शिमला वाला रीजन है वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो जौनसार बवार वाला रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर इनको 2023 के अंदर बेसिकली इनको एक शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश में, हट्टी कम्युनिटी को। और उत्तराखंड के अंदर 1967 में जो है शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया था उस कम्युनिटी को जो कि जौनसार बेवार रीजन में रहती है उत्तराखंड के। तो ये 2-3-4 इंफॉर्मेशन है छोटी छोटी सी, आपने इसको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो आज के मेरे ख्याल से 5 टॉपिक हमारे हो गए हैं। बहुत लंबा समय मैंने नहीं लिया है क्योंकि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको इन डेप्थ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सरफेस लेवल की इन्फॉर्मेशन अगर आप याद कर लेते हो तो एग्जाम में 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो पेंगसू पास, डार्क ऑक्सीजन, कुमानी बैंक मड वोल्केनो, कोकबोरोक लैंग्वेज एंड द हट्टी कम्युनिटी और द हट्टी ट्राइब के बारे में। तो दिस वर ऑल द 5 टॉपिक्स दोस्तों। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस वगैरह भी चैनल पे आ चुकी हैं बहुत सारी। तो ये पूरी सीरीज है बेसिकली 500 टॉपिक्स की जो हम लोग आगे भी कवर करने वाले हैं। एंड इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी सीरीज को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये 500 टॉपिक आपके लिए बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।